गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड न्यूज़ के इस प्रोग्राम में। चैनल आपका फेवरेट डेली न्यूज़ इंडिया 1.0। बात करेंगे आज यूएई ने 9 देशों के लिए वीज़ा बंद कर दिया और कमाल की बात है उसमें से एक देश बांग्लादेश भी है। मैं भी हैरान हुआ कि यूएई ने बांग्लादेश के लोगों के लिए वीज़ा क्यों बैन किया है। हैरानी की बात है। दूसरा, रुपया क्रैश हुआ, 88 रुपये 74 पैसे पे आया। कमाल हो गया साहब, कमाल ही हो गया। यानी कि अब रुपये के ऊपर भी वो असर आना शुरू हो गया है। पैलेस्टाइन को 6 और देशों के द्वारा रिकॉग्नाइज किया क्योंकि अब हेड ऑफ स्टेट का आज 23 तारीख को जो पूरा का पूरा सेशन थे हेड ऑफ स्टेट्स के 23 से 26 तक के, वो अब स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पर। तो ये एक अच्छी बात है। साथ में मैक्रो साहब फ्रांस के राष्ट्रपति जब पहुंचते हैं अमेरिका, तो जब एयरपोर्ट से जा रहे होते हैं अपनी जगह पर, तो रास्ते में उनको रोक दिया जाता है और ये बताया गया कि ट्रंप साहब का काफिला गुजर रहा है तो इसलिए सड़क ब्लॉक कर दी गई है। लेकिन मैक्रो साहब कहाँ रुकने वाले थे, ट्रंप को फ़ोन लगा दिया। चलिए इस पे बात करेंगे। और पाकिस्तान और सऊदी के बीच में एक बड़ी डील हुई है खुफिया सिस्टम बनाने की, यानी कि स्पाइंग एक विंग बनाने की बात हो रही है और जिम्मेदारी दी गई है आईएसआई को। जी हाँ, आईएसआई को, जिसे इंटर सर्विस इंटेलिजेंस खुफिया एजेंसी है पाकिस्तान की, उसको। तो स्वागत है आप सबका और वी वेलकम यू ऑल। सो गुड इवनिंग, नमस्कार, साथ में आदाब और सत श्री अकाल जी। चलिए आज सबसे पहले आईएसआई की जो जिम्मेदारी दी गई है, ख़ास तौर से एटॉमिक डील के बाद एक किस्म से कहा जाए सऊदी और पाकिस्तान के बीच में अब एक स्पाइंग विंग बनाया जाएगा, इंटेलिजेंस विंग बनाया जाएगा, खुफिया सिस्टम बनाया जाएगा और उसको बनाने की जिम्मेदारी आईएसआई को सौंपी गई है। क्या बात है। इसका मतलब है कि सऊदी और पाकिस्तान के बीच में अब जो रिलेशनशिप है और मजबूत हो रही है। इनका काम होगा पूरी जो एक नई जो फोर्स बनाई जा रही है, हालांकि सऊदी की अपनी भी एक खुफिया एजेंसी है, जनरल इंटेलिजेंस प्रेसिडेंसी उसका नाम है, जनरल इंटेलिजेंस प्रेसिडेंसी, जीआईडी। तो आईएसआई और जीआईडी जो है वो एक स्पेशल इंटेलिजेंस सेल्स बनाएगी, स्पेशल इंटेलिजेंस सेल बनाएगी वहाँ पर। इसका काम होगा खुफिया जानकारियों को इकट्ठा करना, जो खतरे हमारे लिए हो सकते हैं उसको एंटिसिपेट करना और जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें होंगी उसके लिए कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई करना। अब आपको तो पता है कि स्ट्रेटजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट एसडीएमए सऊदी का और पाकिस्तान का हुआ था। हमने इसके बारे में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी थी। लेकिन अब एक खुफिया सिस्टम बनाने की बात हो रही है और ये आईएसआई और जनरल जो आपकी सो कॉल्ड इंटेलिजेंस प्रेसिडेंसी है, जीआईडी जो है, वो उसको बनाने जा रहे हैं मिलकर। और आईएसआई उसको पूरा का पूरा खुफिया जो पूरा आपका तंत्र है या सिस्टम है उसको डिज़ाइन करेगा। और कोशिश ये की जाएगी कि यहाँ दोनों देशों के बीच में एक हॉटलाइन हमेशा चलती रहे और खुफिया जानकारियाँ जो हैं वो साझा की जाएँ, कम्युनिकेशन आपस में बना रहे। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा समझौता है। बदलते हुए जियोपॉलिटिकल हालात में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में ये मजबूत होते हुए संबंध जो हैं वो डेफिनेटली उनके सिक्योरिटी सिस्टम को, स्ट्रेटजिक सिस्टम्स को और मजबूत करेंगे और ये जॉइंट इंटेलिजेंस जो कमेटी है वो उसको आगे बढ़ाने का काम करेगी और जो नेशनल सिक्योरिटी और टेररिज्म के खिलाफ जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको लेके आगे जाएंगे। तो आईएसआई और जीआईडी के बीच में एक समझौता हो गया है और एक स्पेशल इंटेलिजेंस सेल बनाएंगे, वहाँ पर कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई होगी। तो ये पहली एक मेन खबर है और इसके लिए सऊदी का जो एक रिप्रेजेंटेशन है वो पाकिस्तान जा रहा है, उसका दौरा करेगा और वहाँ पर ये सारे के सारे एक्टिविटीज़ जो स्टार्ट हो जाएंगी। दूसरा, रुपया बहुत बुरी तरह से टूटा और डर तो जो था वो ऑफ कोर्स आईटी सेक्टर का डर है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि आईटी सेक्टर तो क्रैश हो रहा है धीरे धीरे। कल भी हुआ था और आज भी देखा जाए तो कहीं से कोई ऐसे सिस्टम के अंदर जो थी कोई मजबूती नज़र नहीं आ रही उसके अंदर। जब मजबूती नज़र नहीं आएगी तो इसका मतलब जो टेंशन है वो तो बरकरार है। समहाउ
आज भी करीब 190 पॉइंट तो आज भी टूटा वो कहीं ना कहीं, और निफ्टी का जो आईटी था वो तो 250 पॉइंट टूटा है। मुझे लगता है कि जो भी इसमें मुद्दा होगा वो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन रुपया अंडर प्रेशर है और ये 89 को इस ऑलमोस्ट टच करके बैठा है, और किस दिन ये इसको क्रॉस कर जाएगा ये बिल्कुल इस समय नहीं पता है। एक बड़ी मुख्य खबर जो निकल के आ रही है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आज यूएनओ का सेशन स्टार्ट हो रहा है 23 तारीख से, और जो पहला जो स्पीच होती है, हालांकि स्पीचेस सारी अल्फ़ाबेटिकली होती हैं वहाँ पर, तो ए नाम से जो पहले कंट्री आता है, फिर उस ढंग से हम से जेड तक जाते हैं, लेकिन पहली स्पीच हमेशा अमेरिका की होती है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि अमेरिका ही यूनाइटेड नेशन चलाता है, उसी के लैंड में यूनाइटेड नेशन भी है। और ट्रंप ने आज अपने इनिशियल स्पीच के अंदर चाइना और इंडिया को रशिया की यूक्रेन वॉर का फंडर बताया है कि ये उसको फंडिंग कर रहे हैं, और ये बताया कि चाइना एंड इंडिया इज प्राइमरी फंडर्स ऑफ रशियाज यूक्रेन वॉर। एंड उनका कहना है कि अगर ये दोनों मान जाते हैं तो वॉर को बहुत इजीली हम कंटेन कर सकते हैं। उनका क्या कहना था कि चाइना एंड इंडिया आर द प्राइमरी फंडर्स ऑफ द ऑनगोइंग वॉर बाय कंटिन्यूइंग टू परचेज रशियन ऑयल, बट inexcusably even NATO countries have not cut off much Russian energy and Russian energy products, which I found out about 2 weeks ago and I was not happy. Think of it, they are funding the war against themselves. तो ट्रंप ने 80th सेशन है, 80वां सेशन है उनका, और वहाँ पर ये बात कही, और ये इस बार इंडिया और चाइना के साथ यूरोपियन यूनियन को भी लपेटा कि वो भी खरीद रहे हैं, और जैसे इंडिया और चाइना फंड कर रहे हैं इस वॉर को, यूरोपियन यूनियन के देश भी फंडिंग कर रहे हैं, लेकिन खुद के खिलाफ ही फंडिंग कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं कि इट्स एम्बेरसिंग टू देम एंड इट वाज वेरी एम्बेरसिंग टू देम व्हेन आई फाउंड अबाउट इट। यूरोप के बारे में कह रहे हैं, दे हैव टू इमीडिएटली सीज ऑल एनर्जी परचेजेस फ्रॉम रशिया, अदरवाइज वी आर ऑल वेस्टिंग ए लॉट ऑफ टाइम। एवरीवन थॉट रशिया वुड विन दिस वार इन 3 days बट इट डिड नॉट वर्क आउट दैट वे। ट्रंप ने ये भी कहा। तो उनका कहना था कि the attack was something that should have taken a matter of days, certainly less than a week, and they are fighting for 3.5 years. तो काफ़ी बड़ा एक स्टेटमेंट आया है खासतौर से ट्रंप का, और इंडिया और चाइना के साथ यूरोपियन यूनियन को भी फंडिंग के लिए उन्होंने इल्ज़ाम दिया है। इसके साथ ही पैलेस्टाइन की जो रिकॉग्निशन है इस समय, अब काफ़ी देश निकल कर सामने आ गए हैं। इसमें मैंने बताया था कि कल एक्चुअली 4 कंट्रीज जो मेजर थे उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया था, जैसे ब्रिटेन था, और साथ में आपका कनाडा था, ऑस्ट्रेलिया था, और पुर्तगाल, इन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया था। 6 देशों ने आज मान्यता देने का, रिकॉग्नाइज़ करने का ऐलान किया, इसमें फ्रांस भी है। और मैंने कहा था कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट मौका है, क्योंकि इज़राइल इज़ गेटिंग आइसोलेटेड, और उसके ऊपर अब पूरी दुनिया सवाल एक्चुअली बना रही है। आज फ्रांस के साथ एंडोरा, माल्टा, लग्जमबर्ग, मोनाको, उन्होंने भी पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करने में आज आगे आए हैं, और बेल्जियम ने भी पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया। तो 6 कंट्री ने एक्चुअली आज उसको देखा जाए तो बनाया, साथ में स्पेन भी आ गए हैं यहाँ पर। तो पूरी दुनिया की सपोर्ट इस टाइम पैलेस्टाइन को मिल रही है। इमानुएल मैक्रो का ये कहना था कि पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करना एकमात्र सॉल्यूशन है जो इजराइल को शांति से रहने देगा, तो दोनों देश शांति से रह सकते हैं। तो पैलेस्टाइन को अब 145 कंट्री से ज़्यादा का सपोर्ट हो गया है, यानी कि 75% से ज़्यादा जो कंट्री है उसको सपोर्ट करते हैं, और 8 अरेबियन कंट्री और कुछ लोग डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं, और जिसमें सऊदी, तुर्की, पाकिस्तान, यूएई, इजिप्ट, इंडोनेशिया, कतर एंड जॉर्डन होंगे, जिसमें पूरा का पूरा एक प्लान करना पड़ेगा जहां पर पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करके पूरा ढंग से, और उसके लिए जो सारा प्लान है चॉकआउट करना होगा। इसके बाद हम आते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो साहब। अब मैक्रो साहब जो हैं क्या कहेगा कि जब उनका हवाई जहाज उतरा न्यूयॉर्क के अंदर और वो फिर अपने होटल में जा रहे थे, तो पता लग रहा है कि उनका काफिला रोक लिया गया। अब उन्होंने पूछा मेरा काफिला क्यों रोक लिया गया? उनका कहना फिर पुलिस का कहना था, न्यूयॉर्क पुलिस का, ट्रंप साहब का काफिला जा रहा है तो हमें तुम्हारा काफिला रोकना पड़ा है।
तो वो थोड़े से गुस्से भी हुए, थोड़े से मुस्कुराए, तुरंत गाड़ी से बाहर निकल आए। बाहर निकल के सीधे ट्रंप को फ़ोन मिलाया। जी हाँ, सीधे ट्रंप को फ़ोन मिलाया और उसको बड़े मजाकिया अंदाज से कहा कि भाई साहब, आपके लिए तो सड़क बिल्कुल साफ़ हो गई है, रास्ता रोक लिया है, मैं भी किसी कंट्री का प्रेसिडेंट हूँ, मेरी गाड़ी को रोक दिया गया ताकि आप सीधे अपना वहाँ पे पहुँच सकें। भाई ये क्या हो रहा है? तो डोनाल्ड ट्रंप के काफ़िले की वजह से न्यूयॉर्क की एक सड़क को बंद कर दिया था। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट का जो काफ़िला था वो रोक दिया गया। हालाँकि वो हँस रहे थे और डायरेक्ट फ़ोन किया उन्होंने और फिर कहा कि भई रास्ता तो खुलवा दो, कम से कम मुझे जाने तो दो। और दोनों के बीच में काफ़ी जो है सुना है कि हँसी-मज़ाक वाली बातचीत भी हुई है और जोकिंगली आस्क्ड हिम टू क्लियर द रोड प्लीज़ फॉर मी, ताकि मैं भी तो अपने होटल पहुँच सकूँ जाके। तो इसी दौरान सुनने में आया कि डोनाल्ड ट्रंप ने इमीडिएटली कहा कि रास्ता खोलो उनके लिए, उनको जाने दो। तो ये अपने आप में कभी-कभी ऐसी घटनाक्रम भी हो जाते हैं। लेकिन हाँ, एक बात और है कि न्यूयॉर्क पुलिस जो है डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में नहीं है, उनका अलग से सिस्टम चलता है वहाँ पर। जबकि फ्रेंच प्रेसिडेंट कार से उतर के पुलिस के पास पहुँचे, तो पुलिस ने उनको बताया था जिसमें फ्रेंच प्रेसिडेंट की कार जो थी वो एक्चुअली फंस गई थी। अब आते हैं एक उस न्यूज़ के ऊपर जिसमें क्या कहते हैं कि बांग्लादेश जो है, दरअसल उसका वीज़ा सस्पेंड हो गया है, वर्क वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा। यूएई ने 9 देशों के वीज़ा सस्पेंड कर दिए। चक्कर क्या है भाई? नेशनल्स ऑफ 9 कंट्रीज कैनॉट सबमिट न्यू टूरिस्ट और वर्क वीज़ा एप्लीकेशन। लेकिन जो अभी जो वीज़ा दिए हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, नए वीज़ा नहीं दिए जाएंगे अब, ना टूरिस्ट वीज़ा ना वर्क वीज़ा। अब ये भाई साहब, ये तो बहुत लफड़ा हो गया। और कौन से कंट्री हैं? अफगानिस्तान, लीबिया, यमन, सोमालिया, लेबनान, कैमरून, सूडान, युगांडा। लेकिन इस लिस्ट में बांग्लादेश भी आ गया। कमाल की बात है साहब, बांग्लादेश के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस आ गई कि बांग्लादेश के लोग भी अब दुबई, आबू धाबी जाने का वीज़ा नहीं ले सकते, शारजा जाने का वीज़ा नहीं ले सकते। ये मतलब क्या बैन हुआ क्यों है ये? कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन तो इसके अंदर मुझे कहीं से मिला नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या चक्कर है कि उसमें सेफ्टी कंसर्न्स हैं या पॉलिटिकल कंसर्न्स हैं या हेल्थ कंसर्न्स हैं, या फिर वहाँ पर जो सरकारें हैं उनको यूएई लाइक नहीं कर रहा है, वहाँ तो यूनुस साहब की सरकार है। बांग्लादेश का इस लिस्ट में होना अपने आप में मुझे भी हैरान कर रहा है कि बाकी सब कंट्री अफ्रीकन हैं, वो उसमें कहीं ना कहीं लफड़े चलते रहते हैं उनको, लेकिन बांग्लादेश का नाम इस लिस्ट में आना मुझे थोड़ा सा ये खटक गया। मैंने कहा ये तो बांग्लादेश इतना बुरा देश नहीं है कि उसको आप टूरिस्ट वीज़ा भी ना दो, उसको आप क्या कहते हैं कि आप बिजनेस वीज़ा भी ना दो, ऐसा थोड़ी होता है। और ठीक है, अलग कंट्री है भाई, वो जो भी हो। और एक और चीज़ जो आज निकल के आई है वो है कि डोनाल्ड ट्रंप आज जब यूएनओ में पहुँचे तो वहाँ पर उनका टेलीप्रॉम्प्टर ख़राब हो गया और वहाँ पर यूनाइटेड नेशन पे इस निशाना साधा कि आप लोग एक काम ठीक से नहीं कर रहे हो, जंग रोकने के लिए सिर्फ लेटर लिखते हो, एक टेलीप्रॉम्प्टर तक तुम ठीक नहीं करवा सकते तुम। और वहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ थी वो भी ख़राब थी। तो पहले तो यूनाइटेड नेशन की खिंचाई कर दी, कहता अगर यूनाइटेड नेशन काम करने का तरीका ख़राब टेलीप्रॉम्प्टर की तरह ही है तो इसका काम मुझे करना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि जो उन्होंने बात कही थी यहाँ पर वो काफ़ी अहम है मुझे लगता है, और वो मेरे को लगता है कि बहुत लोगों को तंग करेगा, यूनाइटेड नेशन को तंग करेगा कि कहता है टेलीप्रॉम्प्टर के ख़राब होने से मेरे भाषण पे कोई असर होने वाला नहीं है, जो मुझे बोलना है मैं ज़रूर बोलूँगा। लेकिन यूएनओ का टेलीप्रॉम्प्टर ख़राब हो जाए, भाई ये तो गज़ब की बात है। कभी कभी मुझे लगता है कि सिर्फ हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता कि मोदी जी कई बार ना, आपको याद होगा, बगले झांकते उनका टेलीप्रॉम्प्टर ख़राब हो जाता है तो वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। उसके बाद फिर पूछते हैं हाँ मेरी आवाज़ आ रही है क्या, आप सुन पा रहे हो क्या, मुझे मेरी शक्ल आ रही है क्या, वो बहाना बनाने की कोशिश करते हैं मोदी जी। क्या है साहब। तो फिर लेकिन उसको अच्छी खासी गालियाँ भी दे डाली कि यूएन का काम ही क्या है, सिर्फ लेटर लिखो या कुछ उल्टा सीधा बोलते रहो। तो मुझे लगता है जो गुस्सा ट्रंप के अंदर था खास तौर से यूनाइटेड नेशन के खिलाफ, उन्होंने आज वो जम के निकाला उन्होंने। चलिए अच्छी बात है, लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर कहीं भी ख़राब हो सकता है, यूनाइटेड नेशन में टेलीप्रॉम्प्टर ख़राब हो गया, वो भी ट्रंप साहब का, तो गुस्सा तो आएगा साहब।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में हो सके तो छोटी छोटी फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हैं। यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर विद द स्विफ्ट कोड दोनों डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। अच्छी खबरें यहीं से तो आपको मिलती हैं अल्टीमेटली। और हाँ, कल फिर मिलेंगे कुछ नए एपिसोड के साथ में, कुछ नए न्यूज़ के साथ में। तो हमें दीजिएगा आज्ञा। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। गुड नाइट।